अस्सलामुअलैकुम। फजर के वक्त कराची के इलाके लियाकताबाद में मास्टर सलीम अपनी मरहुमा बीवी का सिखाया हुआ वजीफ़ा पढ़ रहे थे। इसी दौरान दूसरे कमरे में 23 साला ज़हीर, जो रात भर कोडिंग कर रहा था, गहरी नींद में था। अचानक उसकी 19 साला बहन माहनूर ने आकर उसे बेदार किया। दरवाज़ा खोला, पर्दा खींचा और कंबल खींच लिया और गुस्से से बोली, क्या सारी ज़िंदगी सोते ही रहना है? ज़हीर ने 5 मिनट मांगे तो माहनूर हंसते हुए बोली, इस घर में तो शैतान भी 5 मिनट का नाम नहीं सुनता। उसने ये भी बताया कि वह शाम को कॉलेज की प्रेजेंटेशन और फिर सहेली सबाहत के घर ग्रुप स्टडी की वजह से देर से आएगी। ज़हीर उठकर बैठते हुए बोला, मगरिब तक घर आ जाना, रास्ते में कहीं रुकना मत। महानूर ने कब्र उचकाई और शरारत से मुस्कुरा कर बोली, आप मेरे भाई हैं या बाप? ज़हीर ने कुछ कहा तो नहीं, बस मुस्कुरा दिया। महानूर भी हंसती हुई कमरे से निकल गई। नाश्ता मामूल के मुताबिक था। मास्टर सलीम अखबार के कोने से दुनिया से जुड़े। महानूर ने मोहब्बत से भाई के लिए अंडा तैयार किया और ज़हीर ने अपने वालिद के साथ चाय की चुस्कियों के बीच दफ्तर की पुरानी बातें छेड़ी। बाहर की धूप आहिस्तगी से कमरे में दाखिल हो रही थी और पंखे की पुरानी खटखट एक दिलकश आहंग पैदा कर रही थी। वो एक मुकम्मल सादा और खूबसूरत सुबह थी। फिर दिन गुजर गया। ज़हीर दफ्तर में मसरूफ रहा। मास्टर सलीम सेक्रेटेरिएट में फाइलों में दफन रहे। महानूर का पैगाम आया, दोपहर को प्रेजेंटेशन हो गई। सबने तारीफ की। जरी भाई, आज आइसक्रीम चाहिए वापसी पर, याद रखना। ज़हीर ने एक मुस्कुराता हुआ इमोजी भेज दिया और दोबारा स्क्रीन पर झुक गया। मगरिब हुई, ज़हीर घर पहुंचा। रात 8-9 बज गए। महानूर का फ़ोन बंद था। 9:30 बजे मास्टर सलीम ने सबाहत को फ़ोन किया तो पता चला कि महानूर 5 बजे ही घर जाने का कहकर निकल गई थी। परेशान होकर मास्टर सलीम और ज़हीर रात 10 बजे थाने पहुंचे। मुंशी ने लापरवाही से वही घिसा पिटा जवाब दिया, भाई साहब 24 घंटे इंतज़ार करें, आजकल की लड़कियां दोस्तों के घर भी चली जाती हैं। गुस्से के बावजूद मास्टर सलीम पुरसुकून रहे और ज़हीर उन्हें बाहर ले आया। अगले 6 घंटे उन दोनों की ज़िंदगी के तवील तरीन घंटे थे। वो शहर की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते रहे और महानूर की तलाश में हर मुमकिन जगह की खाक छानी। कॉलेज, सबाहत का घर, खाला के यहाँ और उन अस्पतालों में भी जहाँ जाने का सोचकर ही रूह कांप जाती थी। फिर सुबह 4 बजे एक अजनबी नंबर से फ़ोन बजा। लरजते हाथ से ज़हीर ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ किसी पुलिस एहलकार की भारी आवाज़ थी, क्या मास्टर सलीम साहब से बात हो सकती है? जी, मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। एक लम्हे की खामोशी के बाद बोला, बेटा आप अभी कोरंगी पुलिस स्टेशन आ जाएं, एक लाश मिली है, शनाख्त करनी है। ज़हीर के कान में जैसे कोई घंटी बजने लगी। उसे पुलिस वाले की बाकी बातें सुनाई नहीं दी। बस इतना याद रहा कि बाप के हाथ से गाड़ी की चाबी गिरी और ज़हीर ने खुद ड्राइविंग सीट संभाली। मुर्दा खाने की ठंडी सफ़ेद रोशनी ने उनका इस्तकबाल किया। हवा में फ़ेनाइल और मौत की मिली जुली बू थी। एक कंपाउंडर ने सफ़ेद चादर उठाई। मास्टर सलीम घुटनों के बल गिर गए। उनके हलक से एक ऐसी आवाज़ निकली जो इंसानी नहीं थी, किसी जख्मी जानवर की थी। ज़हीर साकित खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। शायद उसका दिमाग अभी हकीकत तस्लीम करने को तैयार नहीं था। वो आहिस्तगी से आगे बढ़ा और अपनी बहन के चेहरे पर नजर डाली। गाल पर एक नीला निशान, गले पर उंगलियों के गहरे धब्बे और होंठ खुश्क और चिटके हुए। और फिर एक लम्हे के लिए महानूर की आंख खुली। उसने सीधा ज़हीर की तरफ देखा। पुतली में कोई रोशनी नहीं थी, मगर वो लाश की आंख खुली, गोया कुछ कहना चाहती हो, फिर बंद हो गई। ज़हीर ने घबराकर डॉक्टर को बताया, अभी इसकी आंख। डॉक्टर ने हैरत से कहा कि 6 घंटे पुरानी लाश में अकड़न हो चुकी है, आंख नहीं खुल सकती। और ज़हीर को सदमे में बताकर बाहर जाने का कहा। ज़हीर को यकीन था कि उसने देखा था। वापसी पर गहरी खामोशी थी। मास्टर सलीम पत्थर बने बैठे थे। ज़हीर ने शीशे में देखा तो अक्ब में किसी अपने जैसे कद काठ वाले का एहसास हुआ, मगर मुड़कर देखा तो खाली सीट पर सुबह की किरणें चमक रही थीं। जब वो घर पहुंचे, पड़ोसियों का हजूम जमा हो चुका था। ये अफसोसनाक खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। औरतें आहो बका कर रही थीं और मर्द एक कोने में खड़े धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। महानूर की मैयत को गुसल के लिए ले जाया गया। मास्टर सलीम अपनी बेटी के सरहाने पर बैठे थे। उनकी निगाहें किसी और दुनिया में भटक रही थीं। ज़हीर को दम घुटता हुआ महसूस हुआ और वो सहन में निकल आया। उसे खुली फिजा में सांस लेने की ज़रूरत थी। सूरज आसमान पर पूरी आबोताब से चमक रहा था, मगर ज़हीर के दिल को लग रहा था जैसे दुनिया से रोशनी ख़त्म हो गई हो। और ऐन उस लम्हे उसे एक अजीब सी कैफियत का एहसास हुआ। एक ठंडा हाथ उसके दाएं कंधे पर, इतना ठंडा कि कमीज के कपड़े के बावजूद उसकी जिल्द सुन्न हो गई।
जैसे किसी ने बर्फ से भरी हथेली रख दी हो। जहीर ने फौरन मुड़कर देखा, कोई नहीं था। सेहन खाली था, पीछे सिर्फ दीवार और दीवार पर धूप। उसने कंधे पर हाथ फेरा और रुक गया। जहीर के कंधे पर एक गीला निशान था, हाथ की शक्ल का। 5 उंगलियां साफ नजर आ रही थीं। उसने उंगली निशान पर फेरी, गीला था लेकिन यह पानी नहीं था, पानी से ज्यादा गाढ़ा, सुर्खी माइल। जहीर की सांस रुक गई। दूर से, घर के अंदर से किसी ने कुरान की तलावत शुरू कर दी थी। आयात की आवाज़ फिजा में बुलंद हुई और जहीर के कंधे पर वो निशान आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन जहीर जानता था, कुछ था और वो अभी गया नहीं था। महानूर को दुनिया से रुखसत हुए 3 दिन हो चुके थे। लियाकताबाद के घर पर मौत की भारी खामोशी छाई थी। ताजियत करने वालों का सिलसिला कम हो चुका था। महानूर का कमरा बंद था और किचन की स्लैब पर उसकी 3 दिन पुरानी चाय का कप रखा था। मास्टर सलीम गम से निढाल थे। उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी और आंखों के गिर्द गहरे हल्के थे। नमाज तो पढ़ रहे थे मगर दुआ की हिम्मत नहीं थी। उन्हें अब बेटी के लिए इंसाफ की जिद्दोजहद करनी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तीसरे दिन आई। जहीर ने कांपते हाथों से पढ़ी। ज्यादती की तस्दीक, गला घोंटा गया। मौत का वक्त रात 11 से 1 के दरमियान। सबसे अहम, मोबाइल की आखिरी लोकेशन DHA फेज 8 का एक फार्म हाउस। जहीर ने यह नाम पहले भी कहीं सुना था, गूगल किया और फिर उसके दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक गई। ये फार्म हाउस MNA मलिक जफरुल्लाह के बेटे शर्जील मलिक के नाम पर था। शाम को जहीर ने बाप को रिपोर्ट दिखाई। मास्टर सलीम ने खामोशी से पढ़ा, फिर कागज तय किया, जेब में रखा और उठ खड़े हुए। अगले 2 हफ्ते मास्टर सलीम के लिए आजमाइश बन गए। पहले दिन के SP ने हमदर्दी का इजहार किया, कागजात लिया और तफ्तीश का वादा भी कर लिया। मगर तीसरे ही दिन वो SP अचानक कोयटा ट्रांसफ़र हो गया। नए SP ने फाइल पर सरसरी नज़र डाली और दो टोक जवाब दिया। मास्टर साहब, क्या आपके पास कोई गवाह या ठोस सबूत है कि आपकी बेटी उसी फार्म हाउस पर गई थी? सिर्फ मोबाइल लोकेशन काफ़ी नहीं होती, टावर की रेंज बहुत वसी होती है। मास्टर सलीम ने बहुत दलाइल दिए, गिड़गिड़ाया और एक मौका पर गुस्से में मेज़ पर मुट्ठी भी दे मारी। नए SP ने कुर्सी पीछे की और एक सर्द धमकी दी। मास्टर साहब, जज्बाती ना हो। MNA का नाम लेने से पहले सोच लें, आप एक क्लर्क हैं और आपकी पेंशन करीब है। ये एक वाज़ेह धमकी थी और मास्टर सलीम सूरत हाल की संगीनी फौरन समझ गए। अखबार का मरहला आया। एक रिपोर्टर ने मुफ्त में दिलचस्पी लेते हुए 5,000 का मुतालबा किए बगैर खुद घर आकर इंटरव्यू लिया। मगर अगली सुबह अखबार में खबर की बजाय एक छोटा सा कॉलम शाया हुआ जिसका उन्वान था, नौजवान लड़की की पुरस्रार मौत, पुलिस की तफ्तीश जारी। उसमें ना नाम था ना ही मुलजिम का कोई जिक्र। जहीर ने जब रिपोर्टर को फ़ोन किया तो उसका मोबाइल बंद मिला। तीसरे हफ्ते उन्हें करामत हुसैन नामी एक नौजवान, ईमानदार और इंसानी हकूक़ के लिए लड़ने वाला वकील मिला। फाइल देखने के बाद उसने कहा, मास्टर साहब, मैं ये केस मुफ्त लड़ूंगा, आप बस हिम्मत ना हारें। मास्टर सलीम की आंखों में पहली बार 1 हफ्ते बाद उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। लेकिन 5 दिन बाद करामत हुसैन की गाड़ी शाहराह फैसल पर एक ट्रक से टकरा गई। वो मौका पर ही हलाक हो गया। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया और इस वाक़े को एक हादसा करार दे दिया गया। मास्टर सलीम उस रात बगैर जूते उतारे सीधे महानूर के कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और ज़हीर बाहर खामोशी से खड़ा रहा, कोई आवाज़ सुनने के इंतज़ार में। अंदर से न रोने की आवाज़ आई, न बोलने की। 2 घंटे की मुकम्मल खामोशी के बाद जब मास्टर सलीम बाहर निकले तो उनका चेहरा गैर मामूली तौर पर पुरसुकून था। इस हद तक कि ज़हीर को खौफ महसूस हुआ। उसी रात ज़हीर ने महानूर का कमरा साफ करने का फ़ैसला किया। चीज़ों को तरतीब देते हुए उसने अलमारी खोली और किताबें रखीं तो उसकी नज़र तकिए के नीचे छुपी एक सुर्ख जिल्द वाली नोटबुक पर पड़ी। ये महानूर की डायरी थी। कांपते हाथों से ज़हीर ने इसे खोला। शुरू के सफ़ात ज़्यादातर आम बातों पर मुश्तमिल थे। कॉलेज के हल्के फुल्के किस्से, सहेलियों की बातें और भाई की कंजूसी के बारे में शिकायत। एक लम्हे के लिए ज़हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लेकिन वह फ़ौरन बुझ गई। आखिरी इंदराज, जो महानूर के गायब होने से सिर्फ 2 दिन पहले का था, कुछ और ही बता रहा था। आज कॉलेज से वापसी पर एक लड़का काली पराडो में मेरा पीछा कर रहा था। ये सिलसिला अब 3 दिन से जारी है। गाड़ी का शीशा काला होने की वजह से मैं चेहरा नहीं देख सकी। क्या मुझे जरी भाई को बताना चाहिए? नहीं, वो परेशान हो जाएंगे और बाबा तो बिल्कुल ही घबरा जाएंगे। शायद ये खुद ही रुक जाए। कल मैं रिक्शे की बजाय टैक्सी लूंगी, अल्लाह खैर करे। ज़हीर के हाथ से डायरी गिर गई। अल्लाह खैर करे। उसे शदीद दुख था कि महानूर ने उसे कुछ क्यों नहीं बताया, एक लफ्ज़ भी क्यों नहीं कहा। और वह खुद कैसा भाई था जो अपनी बहन की आंखों में छुपी परेशानी को भी ना पहचान सका। 3 हफ्तों में पहली बार
जहीर फूट फूट कर रो पड़ा। जमीन पर बैठकर डायरी को सीने से लगाए उसने महानूर के बिस्तर से टेक लगा ली और ठीक उसी लम्हे उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसके बालों में उंगलियां फेरी हों, बिल्कुल वैसे ही जैसे महानूर बचपन में किया करती थी। जहीर ने आंखें नहीं खोली, वो हिम्मत हार चुका था। अगर आंखें खोलने पर वहां कोई ना होता तो शायद वह बिल्कुल टूट जाता, और अगर कोई होता तो शायद उसका होशो हवास साथ छोड़ जाते। 2 दिन बाद मास्टर सलीम ने अपना फैसला किया। वो मलिक जफरुल्लाह के बंगले पर पहुंचे। क्लिफ्टन में वाक़ वो आलीशान घर जिसकी दीवारें 8 फुट ऊंची थीं और गेट पर 4 गार्ड्स तैनात थे। ये मालूम नहीं कि वो अंदर कैसे गए। हो सकता है कि बूढ़े और गम से निढाल क्लर्क पर गार्ड्स को रहम आ गया हो। मलिक साहब ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया, चाय मंगवाई और मुस्कुराकर बात की। मास्टर सलीम ने हाथ जोड़कर उनके पांव पर गिरने की कोशिश की। मलिक साहब ने उन्हें उठाया, गले लगाया और तसल्ली दी। मास्टर साहब, अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए, ये एक बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन मेरे बेटे का इसमें कोई कसूर नहीं। वो तो उस रात कराची में मौजूद ही नहीं था। आप गलत लोगों के बहकावे में आ गए हैं। इस पर मास्टर सलीम ने सबूत के तौर पर अपना मोबाइल निकाला जिसमें लोकेशन की तफसीलात थी। मलिक साहब ने कागज़ को देखा, फिर आहिस्तगी से मेज़ पर रख दिया। उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और आवाज़ में सख्ती आ गई थी। मियाँ साहब, आपकी बेटी तो दुनिया से चली गई, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, मगर अब आप अपना बेटा भी गंवाना चाहते हैं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, आपकी पेंशन, आपका घर, सब महफूज है, बच्चे का भी मुस्तकबिल है। मेरी माने घर जाएं, अल्लाह से दुआ करें, इसी में भलाई है। मास्टर सलीम ने सर उठाया। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि कोई और ही कैफियत थी। वो खामोशी से खड़े हुए सलाम किया और बाहर निकल गए। उसी रात मास्टर सलीम ने जहीर को खाने की मेज़ पर बिठाया। खुद कम खाया लेकिन बेटे को ज़्यादा खिलाया। बात बात पर उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते रहे। जहीर को वालिद का यह रवैया कुछ अजीब लगा, मगर उसने पूछा नहीं। सोने से पहले बाप ने बेटे को गले लगाया, जैसे अलविदा कह रहे हूं। वो बोले, जहीर, याद है मैंने तुम्हें बचपन में क्या बताया था कि सच्चा मर्द वो नहीं जो गुस्से में हाथ उठाए। सच्चा मर्द वो है जो हक और इंसाफ के लिए हाथ उठाए, चाहे उसकी कीमत अपनी जान ही क्यों ना हो। जहीर ने सर हिलाया। वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाया। सुबह जब जहीर जागा तो बाप घर पर नहीं थे। अलमारी से उनका सरकारी पिस्तौल भी गायब था। वही पिस्तौल जो उन्हें सिक्योरिटी के लिए मिला था, जो उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था और जो हमेशा गोलियों समेत बंद रहता था। सुबह 10 बजे खबर ब्रेक हुई। डीएचए फेज 8 के फार्म हाउस के बाहर फायरिंग का वाकया। एमएनए मलिक जफरुल्लाह का बेटा शर्जील मलिक महफूज रहा, मगर उसका ड्राइवर, जिसका नाम टोनी बताया गया, मौका पर हलाक हो गया। हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया है। नाम मोहम्मद सलीम, सरकारी मुलाजिम। जहीर भागकर थाने पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात अपने बाप मास्टर सलीम से कराई गई। मास्टर सलीम को हथकड़ियां लगी हुई थीं और वो कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर मारपीट के निशानात थे, मगर आंखों में ऐसा सुकून था जो जहीर ने पहले कभी नहीं देखा, जैसे किसी ने उनके कंधों से 20 साल का भारी बोझ हटा दिया हो। जहीर की आवाज़ भर आ गई, बाबा। बेटा, रोना नहीं। बाप ने हथकड़ियों की झनकार के साथ हाथ बढ़ाया। मैंने जो मुमकिन था वो किया। शर्जील बच गया, ड्राइवर मर गया, लेकिन इतना ही हो सका, बाकी सब तुझे करना है। जहीर ने बात करने की कोशिश की, बाबा मैं। मास्टर सलीम ने उसे टोक दिया और सरगोशी में कहा, जहीर, ध्यान से सुन। सेंट्रल जेल में एक शख्स है, सेल नंबर 7 में। नाम है पीर नौशा। जब मैं जेल जाऊं तो जैसे भी हो उससे मिलना जरूर, वो तुझे एक रास्ता बताएगा। लेकिन याद रखना बेटा, जो कुछ वो मांगे 100 बार सोचना। मदद जरूर मिलेगी, मगर कीमत देखकर कबूल करना। जहीर कुछ पूछना चाहता था, मगर उसी लम्हे एक सिपाही आ गया और मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। बाप को ले जाया गया। रात गई, जहीर खाली घर पहुंचा। घर में ना बहन थी ना बाप, बिजली भी चली गई थी। उसने एक मोमबत्ती जलाई और सहन में दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मोमबत्ती की मध्यम पीली रोशनी में उसकी नज़र दीवार पर पड़ी, जहां उसे अपना साया नजर आया। साया मौजूद था, उसकी शक्ल का, उसकी जिसामत का, लेकिन साया गलत सिमत था। मोमबत्ती उसके दाएं जानिब थी, लिहाजा साया बाएं तरफ पड़ना चाहिए, मगर साया भी दाएं तरफ यानी रोशनी के सिमत ही था, ना कि उसके मुखालिफ। जहीर की सांस रुक गई और फिर वो साया मुस्कुरा दिया। 3 महीने गुजर गए और इन 3 महीनों में सब कुछ बदल गया। मौसम, शहर और जहीर की अपनी शख्सियत। मास्टर सलीम को टोनी के कत्ल के जुर्म में सेशन कोर्ट ने 14 साल कैद की सजा सुना दी। एमएनए मलिक जफरुल्लाह ने मास्टर सलीम को फांसी दिलवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। गवाहों की अदम दस्तयाबी और फार्म हाउस के गार्ड्स का गायब होना इसकी बड़ी वजूहात थी। शर्जील मलिक ने अदालत में बयान दिया कि मास्टर सलीम पागल हो चुका था। वो अपनी बेटी की मौत का इल्ज़ाम हम पर बेबुनियाद लगा रहा था और इसी पागलपन में उसने हमारे बेगुनाह ड्राइवर को कत्ल कर दिया।
अखबारात ने यही कहानी छापी और यूं ये केस बंद कर दिया गया। जहीर हर जुमेरात को सेंट्रल जेल कराची में अपने बाप से मुलाकात के लिए जाता। हर बार मास्टर सलीम पहले से ज़्यादा खामोश और टूटा हुआ दिखाई देता, लेकिन हर मुलाकात में एक ही बात दोहराता, बेटा पीर नौशा से मिले। जहीर हर बार नफ़ी में सर हिलाता, नहीं बाबा अभी नहीं। क्यों बाबा, मैं इस किस्म के तोहमात पर यकीन नहीं रखता। ये सब। मास्टर सलीम की आंखों में गहरी मायूसी उतर आई। जहीर तू नहीं जानता, तुझे अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन समझ आएगी उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। जहीर की खामोशी गहरी हो जाती। हकीकत ये नहीं थी कि वो यकीन नहीं रखता था। हकीकत तो ये थी कि पिछले 3 महीनों में जो कुछ उसके साथ हो रहा था उस पर यकीन करना और भी ज्यादा मुश्किल था। दफ्तर में उसके साथी अब उससे दूर रहने लगे थे। शुरू में जहीर ने सोचा कि शायद बहन की मौत पर वो सब दुख और हमदर्दी में खामोश है। फिर एक दिन चाय के वक्फे में उसका सबसे पुराना दोस्त नदीम एहतियात से उसके पास आया। इधर उधर देखा और सरगोशी में पूछा, जहीर तू ठीक तो है? हाँ क्यों? नदीम हिचकिचाया, यार बुरा मत मानना, कभी कभी महसूस होता है जैसे तेरे पीछे कोई और भी है। अगर आंख के कोने से देखो तो दो साए नजर आती है, लेकिन सीधा देखो तो एक ही। पिछले हफ्ते मीटिंग रूम में। खैर छोड़ो, तू बस आराम कर, कुछ छुट्टियां ले ले। जहीर ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, मगर नदीम की आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। घर की सूरत हाल और भी ज्यादा खौफनाक थी। आईना अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। सुबह मुंह धोने के बाद जब वो अपना चेहरा देखता, उसका अक्स एक सेकंड की ताखीर से हरकत करता। ये ताखीर इतनी कम होती कि आसानी से नज़रअंदाज की जा सकती थी, मगर जहीर ने नज़रअंदाज करना छोड़ दिया। उसने घर के तमाम आईनों को चादरों से ढक दिया। कभी कभी महानूर के कमरे से हंसी की आवाज़ आती, बिल्कुल वैसी ही हंसी जो उसकी बहन की थी। जहीर जानता था कि यह नामुमकिन है, लेकिन उसका दिल कहता था, जाकर देख, शायद कोई गलती हुई है, शायद वो जिंदा है। एक रात उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। कमरा खाली था, लेकिन बिस्तर पर पड़ी सिलवटें ताज़ा थीं, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। और सबसे ज़्यादा डरावनी थी वो आवाज़, शावर लेते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त या रात को बिस्तर पर लेटे हुए। कहीं से भी एक सरगोशी उसके कानों में उतरती। ये आवाज़ बिल्कुल उसकी अपनी आवाज़ जैसी थी, और हर बार एक ही जुमला दोहराती, मुझे आज़ाद कर दो, मैं तेरा काम आसान कर दूंगा। आखिरकार एक रात जहीर हिम्मत हार बैठा। उसने बाइक निकाली और सीधा गुलशन इकबाल की उस मस्जिद की तरफ गया जहाँ के मौलवी साहब इल्म बातन के हवाले से खासी शोहरत रखते थे। मौलवी साहब ने उसका हाल सुना, उसके चेहरे पर गहरी नज़र डाली और फिर एक तावीज़ लिखा। एक छोटे से कागज़ पर काली रोशनाई से अरबी हरूफ में लिखा गया। उन्होंने इसे तय किया, चांदी के एक छोटे से डिब्बे में बंद किया और जहीर के गले में डाल दिया। मौलवी साहब ने तलकीन की, बेटा ये तावीज़ 7 दिन तक बिल्कुल ना उतारना, गुसल भी इसी के साथ करना, और सोने से पहले रात को आयतल कुर्सी पढ़कर चारों तरफ फूंक मारना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जहीर ने मौलवी साहब का हाथ चूमा। 3 महीनों में यह पहली बार था कि उसे किसी किस्म का सुकून महसूस हुआ था। घर पहुंचकर उसने आयतल कुर्सी पढ़ी, चारों तरफ फूंक मारी और सो गया। सुबह आंख खुली तो सबसे पहले उसका हाथ गले पर गया। चांदी का डिब्बा अभी भी मौजूद था। उसने खोलकर देखा, अंदर कागज गायब था। सिर्फ सुरमई बारीक राख थी और तकिए पर बिल्कुल उसके सर के करीब कोयले से उर्दू में एक जुमला लिखा हुआ था। बच्चों जैसे टेढ़े मेढ़े हरूफ थे, ये मेरी राह नहीं रोक सकता भाई। जहीर ने गुस्से में तकिया उठाकर दीवार पर मारा, फिर जमीन पर बैठकर अपना सर हाथों में थाम लिया। अब कोई रास्ता बाकी नहीं था। अगली जुमेरात को वो जेल पहुंचा और अपने बाप के सामने जा बैठा। वो कुछ बोला नहीं, सिर्फ सर झुका लिया। मास्टर सलीम ने सूरत हाल समझ ली। जहीर, जी बाबा। सेल नंबर 7, आज ही अभी यहाँ से सीधा जाना। मैंने जेलर साहब से पहले ही बात कर लिया है, वो तुझे अंदर ले जाएगा। बाबा ये पीर नौशा है कौन? मास्टर सलीम की आंखों में एक ऐसी झलक नजर आई जिसे जहीर पहचान ना सका। बेटा, अगर मैं बता दूं तो शायद तू ना जाए, खुद देख लेना। बस इतना याद रखना, वो जो कहे उसका एक एक लफ्ज सच्चा होगा, लेकिन सच का मतलब हमेशा वो नहीं होता जो हम समझते हैं। एसपी एक खामोश अधेड़ उम्र आदमी था। जहीर को जेल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जहां आम मुलाकातियों को नहीं जाने दिया जाता। पुरानी इमारत, पत्थर की दीवारें, सिलों की छतें नीची, हवा में एक अजीब सी बू, नमी, तंबाकू और कुछ ऐसा जो जहीर ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एसपी सेल नंबर 7 के सामने रुका। जहीर की तरफ देखे बगैर बोला, 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। और बेटा कोई भी चीज कबूल मत करना, ना हाथ मिलाना, ना खाना, ना पानी, कुछ नहीं। फिर वो मुड़ा और तेजी से चला गया, जैसे इस जगह से दूर जाना चाहता हो। सेल में बिजली नहीं थी, सिर्फ एक रोशनदान से हल्की सी पीली रोशनी आ रही थी।
सेल के अंदर एक तख्त पर कोई शख्स पुश्त फेर कर बैठा था। सफ़ेद लिबास, लंबे सफ़ेद बाल जो कंधों से नीचे तक आ रहे थे, हाथ में तस्बीह और तस्बीह के दाने। जहीर ने 2 बार देखा ताकि यकीन हो जाए। तस्बीह के दाने खुद ब खुद हरकत कर रहे थे। बुजुर्ग की उंगलियां बेहरकत थीं। जहीर ने गला साफ किया, अस्सलामु अलैकुम। तख्त पर बैठा शख्स हिला नहीं, लेकिन आवाज आई, नरम, गहरी, जैसे किसी गहरे कुएं से उठ रही हो। वालेकुम अस्सलाम जहीर, बैठ। मैं 40 साल से तेरा इंतजार कर रहा था। जहीर का खून ठंडा हो गया। आप मुझे कैसे? 40 साल। हर आने वाला कैदी का चेहरा देखता था, सोचता था क्या ये है? नहीं। क्या ये? नहीं। आज तू आया। तेरी आंखों में वो शय है जो मैं 40 साल से ढूंढ रहा था। जहीर कांपती टांगों से सेल के फर्श पर एक गद्दे पर बैठ गया। आप क्या ढूंढ रहे थे? पीर नौशा ने पहली बार गर्दन मोड़ी। जहीर की सांस रुक गई। बुजुर्ग का चेहरा झुर्रियों से भरा, सफेद दाढ़ी, आम सा चेहरा, लेकिन आंखें आंखें सफेद थीं, बिल्कुल सफेद। पुतलियां नहीं थी, बस दूध जैसी सफेदी। बिल्कुल वही आंखें जो जहीर अपने आईने में देखता था। डर मत बेटा, पीर मुस्कुराया। मैं तुझसे मिलने के लिए ही जिंदा हूं, वरना कब का चला गया होता। पीर ने बात शुरू की, जैसे कि उस्ताद सबक पढ़ा रहा हो। बेटा, अल्लाह ने हर इंसान को अकेला पैदा नहीं किया। हर रूह के साथ एक हमजाद पैदा होता है, एक जिन जो हम शक्ल होता है। हमारी शक्ल का, हमारी आवाज़ का, हमारी हर बात से वाकिफ। आम इंसान का हमजाद सारी ज़िंदगी सोया रहता है, पैदाइश से मौत तक, एक ख्वाब। इंसान मरता है, हमजाद भी ख़त्म हो जाता है, बस। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन पर बहुत बड़ा जुल्म होता है, या जो बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। ऐसी हालत में रूह इतनी ज़ोर से चीखती है कि हमजाद जाग जाता है। और जब वो जागता है बेटा, तो 2 ही रास्ते बचते हैं। पीर ने एक लम्हे के लिए रुक कर जहीर को देखा। या तो इंसान उसे काबू कर ले, या वो इंसान को काबू कर ले, बीच का कोई रास्ता नहीं। जहीर के हलक में आवाज़ अटक गई। और हमजाद को काबू करने का तरीका? पीर नौशा ने गहरा सांस लिया। 40 दिन का चिल्ला किसी वीरान जगह पर, जहां हमजाद से आमने सामने की जंग हो। लेकिन बेटा, हर रात वो एक चीज मांगेगा। पहली रात नींद, 10वीं रात हंसी, 20वीं रात कोई कीमती याद, और 30वीं रात रूह का एक टुकड़ा। जो चिल्ला पूरा कर ले वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। जो ना कर सके उसका जिस्म हमजाद ले लेता है, और असल रूह हमेशा के लिए अपने ही जिस्म में कैद हो जाती है। जिंदा लेकिन बेबस। सब कुछ देखती है, महसूस करती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। सेल में खामोशी छा गई। कुछ दूर से किसी कैदी के रोने की आवाज़ आ रही थी। पीर नौशा ने आहिस्ता से पूछा, अब बता जहीर, करेगा चिल्ला, या अपनी बहन के कातिल को जिंदगी भर ऐश करता देखता रहेगा? जहीर ने आंखें बंद कर लीं। कानों में महानूर की आखिरी हंसी गूंजी, आप मेरे भाई हैं या बाप? फिर उसकी डायरी का आखिरी जुमला, अल्लाह खैर करेगा। उसने आंखें खोली और सर हिला दिया। हाँ। पीर नौशा की सफ़ेद आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। तो फिर सुन बेटा, गौर से सुन। लेकिन एक लफ्ज़ भी गलत हुआ तो वापसी नहीं होगी। और पीर नौशा ने बताना शुरू किया। पीर नौशा ने जो पता बताया वो किसी नक्शे पर नहीं था। ठट्ठा से 20 किलोमीटर आगे, मकली के कब्रिस्तान से हटकर, एक कच्ची सड़क जो सिर्फ बारिश के मौसम में नजर आती थी। इस सड़क के आखिर में एक टूटा हुआ कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान के बीच एक मस्जिद जिसकी मीनार आधी गिरी हुई। छत का एक हिस्सा खुला आसमान दिखाता। 100 साल पहले इस मस्जिद का आखिरी इमाम एक रात लापता हो गया था। उसके बाद वहां कोई नमाज पढ़ने नहीं आया। गांव वाले रात तो दूर, दिन में भी इस तरफ नहीं जाते थे। और बेटा, पीर नौशा ने कहा था, मस्जिद के अंदर मेहराब के पीछे एक तहखाना है, 40 सीढ़ियां नीचे। हर सीढ़ी पर एक अरबी हरफ उसी तहखाने में चिल्ला होगा। पीर ने सामान की फहरिस्त लिखवाई। काला लिबास, सिर्फ काला, कोई और रंग नहीं। नमक की एक बोरी, मोटा कच्चा नमक, बारीक नहीं। 7 मोमबत्तियां, सफ़ेद मोम की, रंगदार नहीं। एक छुरी लोहे की, जिसने कभी खून ना चखा हो, यानी नहीं। एक आईना, छोटा, हाथ में आने वाला। और सबसे अहम चीज़, पीर की आवाज़ सरगोशी में बदल गई थी। मानूर की कोई ऐसी चीज़ जो उसकी रूह से जुड़ी हो, कोई ऐसी शय जिस पर उसकी नीयत का असर हो, ऐसी चीज़ जो खुद उसने बनाई हो, लिखी हो, या जिसमें उसने अपना दिल डाला हो। जहीर को फौरन समझ आ गया था, डायरी। अगले हफ्ते जहीर ने दफ्तर से 1 महीने की छुट्टी ली। किसी ने वजह नहीं पूछी। नदीम ने बस उसका हाथ थामा और खामोशी से अल्लाह हाफिज कहा। घर के हर दरवाजे, हर खिड़की पर ताला लगाया। बिजली और गैस के मीटर बंद करवाए। पड़ोसी को चाबी दी कि रोजाना एक नज़र डाले। और एक सुबह फजर के बाद अपनी मोटरसाइकिल के पीछे एक थैला बांधा। उसमें सारा सामान था, और ठट्ठा की तरफ निकल गया।
सफ़र 6 घंटे का था। सुपर हाईवे पर धूप तेज थी, बसों और ट्रकों का रश। जहीर की मोटरसाइकिल एक ट्रक के पीछे चल रही थी। जब एक पेट्रोल पंप पर रुकना पड़ा। पंप के साथ एक छोटा सा ढाबा था। जहीर ने चाय मंगवाई, एक बेंच पर बैठ गया। उसके साथ एक बूढ़ी औरत आकर बैठ गई। सफ़ेद चादर, झुर्रियों से भरा चेहरा, हाथ में एक पोटली। जहीर ने गौर नहीं किया। बूढ़ी औरतें ऐसी जगहों पर अक्सर बैठ जाती हैं। फिर बूढ़ी ने जहीर की तरफ देखे बगैर कहा, बेटा वापस मुड़ जा। जहीर ने गर्दन मोड़ी, जी आपने मुझसे कुछ कहा? बूढ़ी ने अब सीधा उसकी आंखों में देखा। उसकी अपनी आंखें आम थी, भूरी, थकी हुई, इंसानी, लेकिन नजर में कुछ था। जो रास्ता तू चुन रहा है बेटा, उससे वापसी नहीं होती। अपनी बहन को याद करके रो ले, बाप की सजा बर्दाश्त कर, अल्लाह से दुआ कर और आगे बढ़ जा। ये रास्ता तुझे भी खा जाएगा। जहीर का दिल धक से हुआ। आप कौन हैं? आपको कैसे? बूढ़ी ने बस सर हिलाया, एक नसीहत थी बेटा, सुन लेना, ना सुनना तेरी मर्जी। और वो अपनी पोटली उठाकर चलने लगी। जहीर ने 2 सेकंड के लिए अपनी चाय के कप को देखा, फिर उठा के पीछे जाकर रोक ले, पूछे कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन बूढ़ी वहां नहीं थी। ढाबे का मालिक काउंटर पर खड़ा था। जहीर ने पूछा, वो बूढ़ी औरत कहाँ गई? ढाबे वाले ने हैरत से कहा, कौन सी बूढ़ी भाई साहब? यहाँ तो पिछले 1 घंटे में कोई औरत आई नहीं, आप अकेले बैठे थे। जहीर ने बेंच को देखा जहां बूढ़ी बैठी थी। वहां धूल थी और धूल में कोई निशान नहीं। उसने चाय के पैसे रखे, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और आगे चल दिया। हाथ कांप रहे थे लेकिन वो रुका नहीं। शायद रुक जाता तो कभी आगे ना बढ़ पाता। ठट्ठा पहुंचा तो मगरिब का वक्त था। आसमान पर सुर्खी फैली हुई थी। मकली के कब्रिस्तान से हटकर कच्ची सड़क ढूंढने में आधा घंटा लगा। मोटरसाइकिल एक जगह छोड़नी पड़ी। आगे रास्ता सिर्फ पैदल था। कब्रिस्तान वही था जैसा पीर नौशा ने बताया। पुरानी बेतरतीब कब्रें, कोई पक्की कोई टूटी हुई, कहीं सिर्फ एक पत्थर। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, परिंदे भी नहीं थे। यहाँ तक कि टिड्डे और झींगर की आवाज़ भी नहीं थी, जैसे कुदरत ने भी इस जगह का इंतज़ार छोड़ दिया हो। और बीच में मस्जिद टूटी हुई, मीनार आधी गिरी हुई, छत का एक हिस्सा खुला था, बिल्कुल वैसी जैसे पीर ने बताई थी। जहीर अंदर दाखिल हुआ। पाँव के नीचे सूखे पत्ते चुरमुराए। मेहराब के पीछे फर्श पर एक पुराना कालीन पड़ा था। उसने कालीन हटाया। नीचे लकड़ी का एक तख्ता था। तख्ते में लोहे का एक कुंडा था। उसने कुंडा खींचा और तख्ता हल्का सा हिला। नीचे सीढ़ियां थीं। जहीर ने गिनी, 1 2 3। हर सीढ़ी पर एक अरबी हरफ कंदा था। कुछ हरूफ को वो पहचानता था, अलिफ बे जीम। कुछ अजनबी थे। पीर नौशा ने कहा था, हरफ पढ़ने की कोशिश मत करना, बस गिनता जा। 40 सीढ़ियां। नीचे तहखाना, पत्थर का चौकोर, तकरीबन 15 बाई 15 फुट का। छत इतनी नीची कि जहीर का सर तकरीबन छू रहा था। हवा ठंडी थी, मई के महीने में भी ठंडी। लेकिन सबसे अजीब बात, हवा गरम गरम अंदर आ रही थी। और जब वो सांस छोड़ता तो सांस में भाप निकलती, जैसे कमरे में सर्दियों जैसा दर्जा हरारत हो, या जैसे कमरा खुद एक जिंदा जिस्म हो जिसके अंदर कोई और सांस ले रहा हो। जहीर ने काम शुरू किया। नमक की बोरी खोली। मोटे कच्चे नमक से जमीन पर एक मुकम्मल गोल दायरा बनाया। पीर ने कहा था, दायरे में कोई खला नहीं होना चाहिए। एक जरा भी कम हुआ तो वो अंदर आ जाएगा। दायरे के बीच बैठा। 7 मोमबत्तियां एक दायरे में जलाई अपने गिर्द। आईना सामने रखा, इस तरह कि उसका अपना चेहरा साफ नजर आए। और छुरी दाएं तरफ रखी। और गोद में माहनूर की डायरी रखी, सुरख जिल्द वाली। पीर ने एक वजीफा सिखाया था, 3 लाइनें, अरबी और फारसी के मिले जुले अल्फाज, जिनका मतलब जहीर को पूरी तरह समझ नहीं आया। लेकिन पीर ने कहा था, समझना जरूरी नहीं, पढ़ना जरूरी है। एक रात में 1000 बार, हर रात 40 रातें। जहीर ने आंखें बंद की, बिस्मिल्लाह पढ़ी। फिर याद आया, पीर ने मना किया था, इस जगह इस काम में अल्लाह का नाम ना लेना, यह रास्ता अल्लाह का नहीं। उसने आंखें खोली, वजीफा शुरू किया। पहला पहर गुजरा। जहीर ने गिना, तकरीबन 250 बार पढ़ चुका था। मोमबत्तियां जल रही थीं। आईना साकित था, कुछ नहीं हुआ। और फिर मोमबत्तियों की लो बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। ये मुमकिन नहीं था। शोला हमेशा हिलता है, चाहे हवा ना भी हो। तो भी मोम पिघलने से हल्का सा कांपता है। लेकिन यहाँ साथ की साथ रुएं ऐसी खड़ी थी जैसे किसी ने रंग से खींच दी हो। दूसरा पहर शुरू हुआ। आईना धुंधला होने लगा। जहीर ने वजीफा जारी रखा, लेकिन आंखें आईने पर थीं। आहिस्ता आहिस्ता आईने में उसका अपना अक्स मध्यम पड़ता गया, फिर बिल्कुल गायब हो गया। आईना सिर्फ खाली तहखाना दिखा रहा था और उसकी पत्थर की दीवारें। फिर अचानक अक्स वापस आया, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। जहीर का चेहरा साकित था, आंखें बंद होने के करीब, वजीफे में मशगूल। लेकिन आईने में उसका अक्स खुलकर मुस्कुरा रहा था। एक ऐसी मुस्कुराहट जो खुशी की नहीं थी, भूख की थी।
तीसरा पहर आया, आईने से अक्स निकल आया। जहीर ने यह नहीं देखा। उसने महसूस किया नमक के दायरे के बिल्कुल बाहर किसी ने कदम रखा है। उसने आहिस्ता से आंखें खोली। उसके सामने दायरे से 2 फुट दूर वो खुद खड़ा था। बिल्कुल वही, वही कद, वही काला लिबास, वही चेहरा, वही बाल। बस आंखें सफ़ेद थीं और साया मोमबत्तियों की रोशनी में मुखालिफ सिमत में गिर रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमजाद ने कहा जहीर की अपनी आवाज़ में। इतने साल बाद मिले। जहीर का हलक खुश्क हो गया। बोलने की कोशिश की, आवाज़ नहीं निकली। हमजाद दायरे के गिर्द चक्कर लगाने लगा, आहिस्ता, तसल्ली से, जैसे कोई एक शिकार का जायजा ले रहा हो। तुझे याद है 6 साल की उम्र में तूने अम्मी का कंगन छुपाकर कहा था कि कहीं गिर गया होगा। अब्बू ने मुलाजमा पर शक किया, वो निकाल दी गई। कभी किसी को सच नहीं बताया। मुझे याद है, मैं वहां था। जहीर का जिस्म कांप गया। ये बात सिर्फ वो जानता था, किसी और को, हत्ता कि खुद भी उसने कभी याद करने की कोशिश नहीं की थी। फिर हमजाद ने शक्ल बदली। एक लम्हे में उसका चेहरा पिघला और फिर बना महानूर का चेहरा। वही बाल, वही आंखें, वही हल्की सी ठोड़ी। जरी भाई, महानूर की आवाज़ बिल्कुल वही। जरी भाई, मुझे बचा लो, मैं यहाँ अकेली हूँ, बहुत अंधेरा है, मुझे अपने साथ ले जाओ प्लीज़। जहीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके हाथ से डायरी सिरक गई। वो आगे बढ़ने लगा, डायरी की तरफ, दायरे से बाहर। और तब डायरी का एक सफ़ा खुद ब खुद खुला, बिल्कुल आखिरी सफ़ा। आज कॉलेज से निकलते वक्त एक लड़का पीछा कर रहा था, काली पराडों में। जहीर रुक गया। महानूर मर चुकी है। महानूर की लाश उसने खुद दफनाई थी। ये महानूर नहीं है, ये झूठ है। हमजाद ने यह तब्दीली देखी। महानूर का चेहरा पिघला और फिर दोबारा जहीर का चेहरा बन गया। उसकी सफ़ेद आंखों में एक नई चमक उभरी। शाबाश भाई, वह मुस्कुराया। पहली रात का इम्तिहान पास हुआ, मुझे यकीन नहीं था। ज़्यादातर लोग यहाँ ही टूट जाते हैं। जहीर ने सांस बहाल करने की कोशिश की। तो तुम चले जाओ, आज रात ख़त्म। हमजाद ने सर हिलाया। हाँ, चला जाऊंगा, लेकिन याद रख भाई, आज से तेरी नींद मेरी है। आज से तू नहीं सोएगा जब तक चिल्ला ख़त्म नहीं होता। 39 रातें और बाकी हैं। और हमजाद हवा में घुल गया। फजर की आज़ान की आवाज़ आई दूर किसी गांव से। मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। जहीर तय खाने से बाहर निकला। सूरज तुलू हो रहा था। रोशनी में उसने अपना साया देखा। साया थोड़ा सा मुखालिफ सिमत में झुका हुआ था और उसने दिल में सोचा, सिर्फ 39 रातें बहन, तेरे कातिलों के लिए सिर्फ 39 रातें। 5वीं रात। जहीर ने गिनती छोड़ दी थी कि कितने घंटे से जाग रहे। पिछली रात से अब तक आंख झपकी तो है, लेकिन नींद नहीं आई। जिस्म थका हुआ था और दिमाग जाग रहा था, जैसे किसी ने अंदर से एक स्विच बंद कर दिया हो। तहखाने में दिन और रात का फर्क सिर्फ अजान से मालूम होता था, जो दूर किसी गांव से हल्की हल्की आती। 5वीं रात हमजाद आया, पहले की तरह दायरे के गिर्द चक्कर लगाया। फिर मुस्कुरा कर बोला, भाई आज एक छोटी सी चीज़ चाहिए, तेरी हंसी। जहीर ने सर उठाया। मेरी हंसी? मैं तो वैसे भी नहीं हंसता। तो फिर देने में क्या हर्ज है? जहीर ने कंधे उचकाए। ले लो। हमजाद ने हाथ बढ़ाया दायरे के बाहर से और हवा में कुछ छीनने का इशारा किया। जहीर को लगा उसके सीने से कोई बारीक सा धागा निकलकर हमजाद की तरफ गया। बस इतनी सी चीज़। सुबह जहीर आईने के सामने गया, मुस्कुराने की कोशिश की। होंठ ऊपर नहीं उठे। जबरदस्ती उंगलियों से कोने ऊपर उठाई, जैसे ही छोड़े नीचे गिर गए, जैसे चेहरे के पट्टे अब इस हरकत को भूल चुके हों। यह भी महसूस हुआ कि कोई बात याद आने पर अब उसका दिल हल्का नहीं होता। मजाहिया बात सुनकर दिमाग इसे मजाक के जुमरे में रखता था, लेकिन जिसम में कोई रद्द अमल नहीं होता, जैसे एक ज़रूरी हिस्स मर गई हो। 12वीं रात। उस रात तहखाने की दीवारों से खून रिसना शुरू हुआ। जहीर ने पहले सोचा नज़र का धोखा है, फिर एक कतरा उसके कंधे पर गिरा, गाढ़ा सुरख गर्म। उसने ऊपर देखा, छत के पत्थर से बारीक दरारों से खून टपक रहा था, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुसलसल। हमजाद आया। आज मामूल से ज़्यादा खुश लग रहा था। भाई आज इम्तिहान नहीं, तोहफा है। उसने हाथ से आईने की तरफ इशारा किया। आईना रोशन हो गया और उसमें एक मंजर उभरा। कराची का कोई 5 स्टार होटल, ऊपर की मंजिल का कमरा। शर्जील मलिक अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ एक नौजवान लड़की के साथ जो डरी हुई थी। लड़की का चेहरा जहीर की बहन जैसा नहीं था, लेकिन खौफ का तासुर बिल्कुल वही था। जहीर के हाथ कांपने लगे। उसने छुरी उठाई, दायरे से बाहर निकलने के लिए एक कदम बढ़ाया। हमजाद ने हाथ आगे किया, लेकिन इस बार रोकने के लिए, ना कि खींचने के लिए। नहीं भाई, अभी नहीं, अभी तू बच्चा है। वह तुझे भी मार देगा और फिर मैं तेरा जिस्म ले लूंगा। सब्र कर, पकने दे खुद को, फिर चलकर उसे खाएंगे। आईने का मंजर मध्यम हुआ। जहीर घुटनों के बल गिरा, छुरी हाथ से गिर गई। लड़की का डरा हुआ चेहरा अभी भी आंखों के सामने था। उस रात पहली बार जहीर को एहसास हुआ कि हमजाद उसे रोकने में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि अभी सौदा मुकम्मल नहीं हुआ। हमजाद उसे जिंदा चाहता था, कम से कम 40 रातों तक। 18वीं रात हमजाद दायरे के बाहर बैठ गया।
टांगे मोड़कर बिल्कुल जहीर के सामने, जैसे एक पुराना दोस्त हो। भाई, आज कुछ बड़ी चीज चाहिए। एक याद। कैसी याद? कोई भी, तेरी मर्जी, बस कीमती हो। जहीर ने इनकार किया। नहीं, यादें ही तो सब कुछ है मेरे पास, अब्बू की, माँ की, बहन की। यही तो वजह है कि मैं यहाँ हूँ, ये नहीं दूंगा। हमजाद ने कोई एतराज़ नहीं किया, बस मुस्कुराया और बोला, ठीक है भाई, मत दे। लेकिन कल सुबह एक काम करना, महानूर का चेहरा याद करने की कोशिश करना। और वो गायब हो गया। अगली सुबह जहीर ने आंखें बंद की, महानूर को सोचने लगा। एक धुंधला सा चेहरा उभरा, बाल काले लंबे, आंखें भूरी या स्याह, याद नहीं आया। नाक की शक्ल, होंठ, ठोड़ी का तिल, कुछ नहीं, सब कुछ धुंधला, जैसे किसी ने पानी में रंग घोलकर तस्वीर मिटा दियो। सिर्फ एक चीज याद रही, उसकी आखिरी हंसी। आप मेरे भाई हैं या बाप? ये आवाज़ जहन में साफ थी, लेकिन चेहरा चेहरा हमजाद ने ले लिया। जहीर चीखा, गरजा, जमीन पर सर मारा, लेकिन आंसू नहीं निकले। आंसू भी शायद कहीं रास्ते में छिन गए थे। उसे पता भी ना चला कि कब 25वीं रात तब्दीली आ गई। उस रात हमजाद नमक के दायरे के अंदर आ गया। जहीर ने रोकना चाहा, लेकिन हमजाद ने कहा, भाई, आधा चिल्ला गुजर गया, अब हम अजनबी नहीं, साथ बैठेंगे। और वो बैठ गया, जहीर के बिल्कुल सामने, घुटने से घुटना छूता हुआ। फिर उसने सिखाना शुरू किया, देख भाई, ये पत्थर देख रहा है? इसके अंदर क्या है? सिर्फ पत्थर नहीं, हर शय में तवानाई है। हर जिंदा चीज अपनी तवानाई फैलाती है। तो इस तवानाई को देखना सीख, सुनना सीख, पकड़ना सीख। 3 दिन की मश्क के बाद जहीर ने देखना शुरू कर दिया। पहले रंग, हर जिंदा चीज के गिर्द एक हल्की सी रोशनी, फिर आवाजें, लोगों की सोचें जो अभी बोली नहीं गईं, लेकिन दिमाग में मौजूद हैं। उससे अगले दिन हमजाद एक छोटी सी चिड़िया लेकर आया। तहखाने की किसी दरार से उसके हाथ में रखी हुई थी। अब इसकी धड़कन सुन, महसूस कर और फिर सोच, रुक जा, बस इतना ही सोच। जहीर ने इनकार किया, नहीं, ये तो मासूम है। भाई, ये मश्क है, इसके बिना तू शर्जील को कैसे मारेगा? एक चिड़िया की कीमत या तेरी बहन का इंसाफ? जहीर ने चिड़िया को देखा, सोचा, रुक जा। चिड़िया की धड़कन रुकी, आंखें बंद हुई, जिस्म ठंडा हो गया। जहीर ने चिड़िया को देखा, इसके बाद सोचा और कहा, रुक जा। चिड़िया की धड़कन रुक गई, आंखें बंद हुई, जिस्म ठंडा हो गया। और जहीर के अंदर खौफ नहीं, एक लज्जत उठी, जैसे सालों की प्यास बुझ गई हो। हमजाद ने यह देखा, मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब बोलने की जरूरत नहीं थी। जहीर अब जहीर नहीं रहा था। 33वीं रात को जहीर को नींद आ गई। पहली बार 33 रातों के बाद आंख लग गई और ख्वाब आया। ख्वाब में सेंट्रल जेल थी, सेल नंबर 7, लेकिन सेल खाली था। सिर्फ तख्त पर पीर नौशा की तस्वीर पड़ी थी। दाने खुद ब खुद हरकत कर रहे थे। फिर दीवार से, पत्थर से पीर नौशा निकला, लेकिन यह पीर नौशा मुख्तलिफ था। इसकी जल्द जगह जगह से गल चुकी थी। खोपड़ी के बाल गायब, आंखें सफ़ेद, लेकिन उनके पीछे कुछ और था, दर्द, सच्चा गहरा दर्द। जहीर, होशियार, उसकी आवाज़ में हड्डियों की खनक थी। हमजाद ने यही ख्वाब मुझे दिखाए थे 40 साल पहले। मैं चिल्ला पूरा ना कर सका। अब मैं ना जिंदा हूं ना मुर्दा। मेरी रूह इस सेल में कैद है और मेरा जिस्म हमजाद के पास है। लेकिन मैंने आपसे बात की थी 3 महीने पहले। पीर नौशा हंसा। जहीर, उस सेल में जिससे तो मिला वो मैं नहीं था, वो मेरा हमजाद था, जिसने मेरा जिस्म ले लिया था। मैं 40 साल से एक ही पिंजरे में हूँ, अपने ही जिस्म का कैदी। और वो मेरा जिस्म पहनकर तेरे जैसे बच्चों को भंसाता है, नई रूहें हड़प करने के लिए। जहीर का ख्वाब में ही दिल घबराने लगा। तो फिर मैं क्या करूं? पीर नौशा का चेहरा मध्यम होने लगा। बहुत देर हो चुकी बेटा। चिल्ले का रास्ता एक तरफ है, लेकिन याद रख, तेरे बाप के पास एक नाम है, मौलाना बुरहानुद्दीन। अगर कोई तुझे बचा सकता है तो वही, और कीमत बहुत भारी होगी। जहीर की आंख खुल गई, पसीने में शराबूर, और उसके सामने हमजाद बैठा था, मुस्कुरा रहा था। ख्वाब अच्छा था भाई। जहीर चुप रहा। हमजाद ने सर हिलाया। पीर नौशा बहुत बकवास करता है। 40 साल से कैद है और अब भी नए लोगों को ख्वाबों में जाकर तंग करता है। कोई बात नहीं, तू होशियार है, तू ऐसा नहीं करेगा, है ना भाई? जहीर ने नजरें झुका ली। 39वीं रात। हमजाद बोला, भाई, आज आखिरी कीमत, रूह का एक टुकड़ा। हमजाद ने कांपते हाथों से महानूर की डायरी खोली, आखिरी सफ़ा पढ़ा। अल्लाह खैर करेगा, और सर हिलाया। हमजाद ने हाथ बढ़ाया, जहीर के सीने में दाखिल हुआ। कोई जख्म नहीं, कोई खून नहीं, लेकिन जहीर को लगा किसी ने उसके अंदर से गोश्त का एक टुकड़ा खींच लिया। वो चीखा, आवाज़ नहीं निकली। आवाज़ भी जा चुकी थी, कब छिन गई याद नहीं। अब वो सिर्फ आंखों से बात कर सकता था। 40वीं रात। हमजाद नहीं आया। जहीर अकेला बैठा रहा। मोमबत्तियां जलती रहीं, आईना खामोश रहा। फजर की अजान हुई, बहुत दूर से। जहीर खड़ा हुआ। उसके घुटनों ने उठने से इनकार किया, लेकिन वो उठा, दायरे से बाहर निकला। मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। आईने को उठाया और देखा अपना चेहरा, लेकिन आंखें सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद, जिनमें कोई पुतलियां नहीं थीं।
60 दिनों में पहली बार उसने हंसने की कोशिश की। होंठ नहीं हिले, लेकिन अंदर कोई हंस रहा था। तहखाने से बाहर निकला। 40 सीढ़ियों ऊपर मस्जिद से बाहर कब्रिस्तान में सूरज तुलू हो रहा था। रोशनी में उसका साया मुखालिफ सिमत में था, और कब्रिस्तान में हर कब्र की मिट्टी एक एक करके हल्की सी हिली, जैसे नीचे सोया हुआ हर मुर्दा भी उसके गुजरने पर अपना सर झुका रहा हो। उसके एहतराम में या खौफ में चिल्ला पूरा हो गया था। हमजाद काबू में आ गया था, लेकिन जहीर अब जहीर नहीं रहा, और जो शर्जील मलिक का इंतजार कर रहा था वो कोई इंसान नहीं था। कराची वापस आने में जहीर को 6 घंटे नहीं लगे। मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी कब्रिस्तान के बाहर। उसे ज़रूरत नहीं रही थी। सुपर हाईवे पर खड़ा हुआ, हाथ उठाया और पहला ही ट्रक रुक गया। हालांकि ट्रक वाले ने बाद में अपने साथियों को बताया कि वो रुकना नहीं चाहता था, लेकिन गाड़ी का ब्रेक को खुद ब खुद लग गया। जहीर अगली सीट पर बैठा। पूरे सफ़र में एक लफ्ज़ नहीं बोला, ड्राइवर भी नहीं बोला, और जब कराची में उतरा तो ड्राइवर किराया मांगना भी भूल गया। गाड़ी चलाई और चलता गया। आधे घंटे बाद संभला तो पता चला कि वो तो रास्ता भटक चुका है। जहीर अपने घर नहीं गया। पड़ोसी के पास चाबी थी, घर खुल सकता था, लेकिन अब घर का तस्वुर ही अजनबी था। वो मकान जहां महानूर की हंसी कभी गूंजी थी, जहां बाप की तस्बीह की आवाज़ फजर के वक्त सुनाई देती थी, वह मकान अब किसी और आदमी का था। किसी पुराने जहीर का जो शायद 40 रातों पहले जिंदा था। उसने सदर के एक पुराने होटल में कमरा लिया, होटल अल नूर, तीसरी मंजिल, कमरा 23। काउंटर पर बैठे बूढ़े ने शनाख्ती कार्ड मांगा। फिर जहीर की आंखें देखीं और कार्ड वापस कर दिया। बेटा रहने दो, पैसे नहीं चाहिए। जहीर ने कुछ नहीं कहा, चाबी ली और चला गया। कमरे में दाखिल हुआ, बिस्तर पर बैठा और सोचने लगा। उसे भूख नहीं लग रही थी, प्यास भी नहीं और थकन भी नहीं। सिर्फ एक काम था, और वो काम आज शुरू होना था। टोनी को उसके बाप ने कत्ल किया था, जिसके बाद जहीर का दूसरा हदफ शर्जील मलिक बना। मगर इससे पहले उसने वहीद मलिक को निशाना बनाया, जो माहनूर के कत्ल में बराबर का शरीक था। माहनूर की डायरी में वहीद की काली पराडों का जिक्र था। जहीर ने हमजाद से सीखे हुए तरीके से वहीद की तवानाई को निशानजदा किया और शाम तक उसका ठिकाना मालूम कर लिया। रात 3 बजे वहीद डिफेंस के एक निजी क्लब टेरेस 12 से नशे में धुत अपनी काली पराडों में बैठा। जैसे उसने गाड़ी की चाबी घुमाई, रियर व्यू मिरर में पिछली सीट पर एक नौजवान को बैठे देखा। काला लिबास, खामोश और सफ़ेद आंखें। वहीद का नशा फौरन काफूर हो गया। उसने 9mm की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर उसका हाथ हवा में ही रुक गया। पिछली सीट से जहीर की आवाज़ आई, वहीद तुझे मेरी बहन याद है? महानूर। खौफजदा वहीद ने फौरन मुआफ़ी मांगी और गिड़गिड़ाकर शर्जील को असल कातिल करार दिया। जहीर ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ दाना हाथ उठाकर वहीद की गर्दन की तरफ इशारा किया। अगले 30 सेकंड में वहीद की कानों, आंखों और नाक से खून बहने लगा। दिमाग की रगें फट गईं और एक जोरदार आवाज़ के साथ उसका सर स्टीयरिंग पर जा गिरा, जिससे मुसलसल हॉर्न बजने लगा। जहीर खामोशी से क्लब के पिछले दरवाजे से निकल गया। उस लम्हे उसके अंदर का असली जहीर चीख उठा, ये मैं नहीं कर रहा, कोई मुझे रोको। मगर उसकी आवाज़ सीने में कैद थी। बाहर का जहीर हल्की मुस्कुराहट और सफ़ेद आंखों वाला इस चीख से लुत्फ अंदोज हो रहा था। अगले दिन अखबार ने खबर दी कि एमएनए मलिक जफरुल्ला का भतीजा वहीद मलिक शराब की ज्यादती के बायस दिमागी शरेआन फटने से मरा है। कोई शक, कोई तशद्दुद का निशान नहीं है। जहीर ने यह खबर होटल में पढ़ी, एक कोना जेब में रखा और सेंट्रल जेल कराची में मास्टर सलीम से मिलने गया। मास्टर सलीम जो 3 माह में 10 बरस बूढ़े हो चुके थे, जहीर को देखकर सफ़ेद पड़ गए। जहीर ने कहा, अस्सलाम वालेकुम बाबा, मैं ठीक हूँ। मास्टर सलीम की आवाज़ कांप उठी, तू तू जहीर नहीं है बेटा, तूने क्या कीमत दी है, सच बता। जहीर ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कीमत का क्या हिसाब, काम हो रहा है। टोनी को आपने कत्ल किया, वहीद को आज मैंने कर दिया। अब शर्जील की बारी है। मास्टर सलीम ने मिन्नत की, जहीर ये ना कर, शर्जील को छोड़ दे, वापस आ जा, अभी भी वक्त है। जहीर खड़ा हुआ, बाबा अब सिर्फ एक मंजिल है। शीशे के करीब झुककर सरगोशी में बोला, बाबा एक आखिरी वादा, शर्जील के बाद अगर आपका बेटा वापस आ गया तो उसे मुआफ़ कर देना, और अगर नहीं आया तो उसे कबूल कर लेना। और वो वापस चला गया। मास्टर सलीम ने जेल में 3 महीने बाद पहली बार नमाज पढ़ी, शिकवा की बजाय मुआफ़ी मांगते हुए, और ख्वाब में महानूर को देखा, जिसने कहा, बाबा भाई को बचा लो। मास्टर सलीम पसीने में शराबूर उठे। उन्हें पुराने दोस्त उस्ताद मौलाना बुरहानुद्दीन का नाम याद आया, जो शायद हमजाद को कैद करने का तरीका जानते थे। सलीम ने बेटे को बचाने के लिए अपनी रूह का सौदा मंजूर करते हुए एसपी से पैगाम पहुंचाने की दरख्वास्त की। डीएचए फेज 8 में शर्जील मलिक के महफूज फार्म हाउस पर रात 11 बजे एक महफिल सजी हुई थी। शर्जील ने दोस्तों को बताया कि वो वहीद की पुरस्कार मौत और महानूर के ख्वाबों की वजह से अगले दिन दुबई मुंतकिल हो रहा है। अचानक बिजली चली गई
और जनरेटर 1 मिनट गुजरने पर भी नहीं चला। अंदर मौजूद सब लोग खौफजदा हो गए। बाहर निकलने के लिए उठे तो लाउंज का शीशे का दरवाज़ा और खिड़कियां जाम हो चुके थे, जैसे बाहर से मजबूती से मुकफ्फल हों। एक लड़की की चीख पर शर्जील ने मुहाफिजों को फ़ोन किया, लेकिन सबके नंबर बंद थे। बाहर से 3 गोलियों की आवाज़ें आईं, फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। सेहन में कदमों की चाप सुनाई दी और स्याह लिबास में मलबूस ज़हीर अंदर आया। एक दोस्त अदनान ने हमला करने की कोशिश की, मगर वो 2 कदम बढ़ते ही सांस रुकने पर ज़मीन पर गिर गया। ज़हीर ने उसे छुआ भी नहीं था। कमरे में मौजूद दूसरे लोग घबराहट में थे। भागने की कोशिश करने वाली लड़की दीवार से टकरा कर गिर पड़ी। जहां दरवाज़ा था अब ठोस दीवार थी। ज़हीर ने बाकी सबको देखकर कहा, तुम लोग जा सकते हो। दरवाज़ा अचानक नमूदार हुआ और खुल गया। सब चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकल गए। कमरे में सिर्फ शर्जील मलिक और ज़हीर बाकी बचे। शर्जील घुटनों के बल गिरकर करोड़ों रुपए की पेशकश करने लगा। ज़हीर ने कोई जवाब ना दिया, बल्कि पूल की तरफ चला। वो पानी पर कदम रखता हुआ चला और पूल के दूसरी तरफ शर्जील के सामने पहुंच गया। ज़हीर ने जेब से महानूर के कॉलेज का कार्ड निकाला। तस्वीर देखकर शर्जील ने पहचान लिया और पहली बार उसकी आंखों में हकीकी खौफ उभरा। वो नशे में की गई गलती का एतराफ़ करने लगा। ज़हीर ने हाथ उठाकर उसे खामोश कराया। उसकी ठंडी बेरू आवाज़ पहली बार सुनाई दी। मैं तुझे मारने नहीं आया शर्जील, मारना आसान है। मैं तुझे वो देने आया हूँ जो तूने मेरी बहन को दिया था। 1 मिनट का तजुर्बा पूरी शिद्दत से, जो उसने महसूस किया, जो उसकी रूह से गुजरा, वो पूरे का पूरा तेरे अंदर 1 मिनट में। शर्जील की आंखें फैल गईं। नहीं, प्लीज़। ज़हीर ने 2 उंगलियां शर्जील की पेशानी पर रखीं। वक्त रुक गया। शर्जील के लिए वो 1 मिनट एक अब्दियत बन गया, जिसमें उसने महानूर की बेबसी, खौफ, दर्द और रूह का टूटना पूरी शिद्दत से महसूस किया। 1 मिनट बाद ज़हीर ने उंगलियां हटा लीं। शर्जील मलिक, करोड़ों की जायदाद का वारिस, अपने कपड़े फाड़ने लगा, बाल नोचने लगा और आंखें निकालने की कोशिश करने लगा। उसके हलक से गैर इंसानी आवाज़ें निकल रही थीं। ये सज़ा उसे सारी ज़िंदगी मिलती रहनी थी, हर रात, हर मिनट। ज़हीर खड़ा हुआ और बगैर मुड़े फार्म हाउस से बाहर निकल गया। गेट पर दोनों सिपाही और गार्ड्स के कमरे में 4 मुहाफिज खुदकुशी कर चुके थे। सड़क पर ज़हीर के सामने हमजाद अपने अलग जिस्म में खड़ा मुस्कुरा रहा था। हमजाद ने कहा, शाबाश भाई, वादा पूरा। तूने बहन का इंतकाम लिया, मैंने तुझे ताकत दी। मुआहदा मुकम्मल हुआ, अब मेरी बारी है। ज़हीर सफ़ेद पड़ गया। क्या मतलब? हमजाद ज़ोर से हंसा। भाई, चिल्ला सौदा था। मैंने ताकत दी, तूने बदला लिया और बदले में जिस्म मेरा। पीर नौशा ने तुझे नहीं बताया? ताकत खो चुका ज़हीर सड़क पर गिर गया। हमजाद आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर दाखिल होने लगा। तब हवा में दूर से एक अरबी आयत की गहरी तलावत की आवाज़ आई। हमजाद ठिठका। आयत की ताकत से ज़हीर का जिस्म हवा में उठा और दोनों खिंचकर ठट्टा के उसी पुराने कब्रिस्तान, टूटी मस्जिद के सामने जा गिरे जहां चिल्ला हुआ था। वहां मास्टर सलीम और मौलाना बुरहानुद्दीन सफ़ेद दाढ़ी हाथ में कुरान पकड़े खड़े थे। ज़हीर का जिस्म कदमों में गिरा। हमजाद आयत की रोक की वजह से आधा अंदर आधा बाहर फंसा हुआ था। मास्टर सलीम बेटे के सरहाने घुटनों के बल गिरे। मौलाना ने हल्की आवाज़ में कहा, सलीम आखिरी बार सोच लो, बताएं मौलाना क्या करना है। मौलाना ने वजाहत की, हमजाद को कैद करने के लिए खून के रिश्ते की रूह की कुर्बानी चाहिए, जान की नहीं, रूह की। कुर्बानी देने वाला मरेगा नहीं, मगर उसकी रूह खाली हो जाएगी। जिंदा लाश बनकर बाकी ज़िंदगी गुजारेगा, बगैर एहसास, ख्वाहिश या याद के। मास्टर सलीम मुस्कुराए। बस इतना मौलाना, मैं तो डर गया था। मौलाना कांपे। सलीम, तुम समझ रहे हो ना, ये मौत से बदतर जिंदगी है। मास्टर सलीम ने ज़हीर का चेहरा छुआ। मौलाना, मैं 3 बार मर चुका हूँ। अब जो सांस बाकी है उसकी कीमत भी बेटे के लिए दे दूंगा। एक बाप और क्या कर सकता है। मौलाना बुरहानुद्दीन ने सर झुका लिया और आंसू बहाने लगे। तो फिर तैयार हो जाओ सलीम, बिस्मिल्लाह। मौलाना ने कुरान की आयत पढ़ी। मास्टर सलीम ने अपना हाथ ज़हीर के सीने पर रखा और अपनी तमाम यादें, सारी रूह बेटे को मुंतकिल करने लगे। हमजाद खौफ से चीखा, यह सौदा नहीं था। मौलाना की आयत ने उसे ज़हीर के जिस्म में दाखिल होने से रोका। हमजाद ने ज़हीर की कैद रूह को पुकारा, अपने बाप को रोक, वो जिंदा लाश बन रहे। 6 माह बाद ज़हीर की रूह बोली, बाबा रुक जाएं। मास्टर सलीम मुस्कुराए, हाथ नहीं हटाया। बेटे, फैसला हो चुका। तूने बहन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, मैं तेरे लिए ये ना करूं। मास्टर सलीम के सीने से सुनहरी रोशनी निकली और ज़हीर में दाखिल हुई। हमजाद एक काली शय की तरह खिंचकर उस बंद कोठरी में कैद हो गया जहां से वो जागा था। हमजाद की आखिरी सरगोशी थी, मैं जा रहा हूं लेकिन सिर्फ सोया हूं। जब भी तू गुस्से में होगा, कमज़ोर होगा, ज्यादती देखेगा, मैं जाग जाऊंगा। अब मैं हमेशा तेरे अंदर हूं। मास्टर सलीम बेजान होकर गिर गए। ज़हीर उठ बैठा, वो रो पड़ा। बाप का सर गोद में रखा। मौलाना ने कहा, यह कुर्बानी ज़ाया ना करना। हमजाद सोया है, मरा नहीं। अपनी नफरत और कमज़ोरी को काबू में रखना, यही तुम्हारी असल जंग है।
3 माह बाद शर्जील मलिक पागल खाने में वही एक मिनट दोहराता रहा जिससे डॉक्टर मायूस हो गए। एमएनए मलिक जफरुल्ला की सियासत तबाह हो गई। शर्जील के फार्म हाउस पर इज्तमाही खुदकुशी की खबरें अखबारों में छाई रहीं। नई हुकूमत ने पुरस्कार तौर पर मास्टर सलीम की सज़ा मुआफ़ कर दी। जहीर ने नौकरी छोड़कर बाप की देखभाल शुरू कर दी। मास्टर सलीम खामोश थे, छत को तकते रहते, कभी कभार आंसू बहाते। जहीर ने महानूर का कमरा वैसे ही रखा और डायरी सीने से लगाई। घर के आईनों में जहीर का अक्स कभी कभी एक सेकंड देर से हरकत करता। हमजाद जिंदा था, कैद में था और सो रहा था, इंतजार कर रहा था। 1 साल बाद जहीर महानूर की कब्र पर फातिहा पढ़ रहा था। उठने लगा तो कोने में एक अकेली 7-8 साल की बच्ची को देखा। अंदर कोई सोया हुआ किसमिसाया तो गहरी सांस लेकर बिना देखे तेज कदमों से कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। गाड़ी में आंखें बंद करके स्टीयरिंग पर हाथ रखा और आस्तगी से बोला, ना मैं हीरो हूं ना मैं कातिल, मैं बस एक जीने वाला हूं जो हर रोज अपने अंदर के शैतान को सोने देता है। यही मेरी जीत है, यही मेरी सजा भी। फिर गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ चल दिया, जहां बिस्तर पर खाली आंखों वाला जिंदा बाप उसका इंतजार कर रहा था।